हिमाचल प्रदेश के पहले सामुदायिक रेडियो सोलन 90.4 मेगाहर्ट्ज पर आप सभी का दोस्त अनिल आपके साथ। और लिसनर्स, इस वक्त हम हैं SCRT सोलन में। जी हाँ, शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, नए नए इनोवेशन के लिए SCRT हमेशा ही कार्यरत रहता है, प्रगतिशील SCRT क्या है, क्या कुछ इसके अपकमिंग प्लान्स हैं, ये आज हम सारी बातें विस्तृत रूप से जानेंगे SCRT से प्रिंसिपल डॉक्टर रजनी सांख्यान मैम से। मैम, स्वागत है आपका। थैंक यू अनिल जी। मैम, सबसे पहले तो यही आपसे जानना चाहेंगे कि SCRT क्या है और किस तरह के उद्देश्य हैं। जी, SCRT जिसका फुल फॉर्म है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, और हिंदी में अगर कहें हम तो ये राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद है जी। तो जो हमारी परिषद है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की अनुशंसाओं के अंतर्गत स्कूली शिक्षा के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करती है जी। शीर्ष निकाय मायने अपेक्स बॉडी जी। और प्रदेश सरकार को स्कूली शिक्षा एवं संबंधित नीतियों तथा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में परामर्श देना जो है परिषद का मुख्य कार्य है जी। और क्योंकि हम एक एकेडमिक अथॉरिटी हैं स्टेट में SCRT, तो इस रूप में जो है परिषद पाठ्यक्रम और सतत मूल्यांकन प्रक्रिया निर्धारित करने का कार्य भी करती है जी। और पाठ्यक्रम को निर्धारित करने के अतिरिक्त जो भी कोई रिसोर्स मटेरियल है या ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हैं या शिक्षा से संबंधित अन्य जो कि सपोर्टिंग या सप्लीमेंट्री रिसोर्स मटेरियल बनाने की जिम्मेवारी जो है या उसको वेटिंग करने की जिम्मेवारी जो है वो एकेडमिक अथॉरिटी होने के नाते वो भी SCRT की है स्टेट में जी। मैम, जैसा आपने बताया कि SCRT का मुख्य रूप से काम जो रहता है वो शिक्षा के क्षेत्र में रहता है, तो शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए, शिक्षा को और अच्छा इम्प्रोवाइज करने के लिए क्या कुछ इसमें सुधार किए जा रहे हैं, क्या कुछ SCRT सहयोग कर रहा है? अगर आप सुधार की बात करें तो जो भी निर्णय जो है प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा के में जो गुणात्मक सुधार करने के लिए किए जा रहे हैं, उन सभी के लिए, उनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए SCRT जो है हमेशा जो है सरकार के साथ काम करती है जी। और सरकार से जो भी प्राप्त अनुदेश होते हैं उन सब के लिए जो है उनकी पालन करती है जी। उसके अतिरिक्त जो है एक कुछ हमारी रेगुलर रिस्पॉन्सिबिलिटीज जिसको मैं कहूँगी वो हमारी हैं, या रेगुलर एक्टिविटीज हमारी पूरे साल रहती हैं। वो हमारी टीचर्स ट्रेनिंग है, वो भले ही चाहे इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग की बात करें, कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की बात करें, इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की बात करें, वो सभी जो हैं हमारे काउंसिल के द्वारा किए जाते हैं। उसके अतिरिक्त जो है हमारे साइंस एंड मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट जो है वो विद्यार्थियों में विज्ञान की को लोकप्रिय बनाने हेतु और एक साइंटिफिक टेम्परामेंट जो है डेवलप करने हेतु जो है वो एक हम स्टेट लेवल साइंस एग्जीबिशन और स्टेट लेवल साइंस सेमिनार का आयोजन भी करते हैं। उसके अतिरिक्त हमारे पास इंस्पायर जो एक इंस्पायर मानक योजना है वो भी SCRT द्वारा ही संचालित की जाती है, जिसका उद्देश्य वैज्ञानिक नवाचार और सृजनशीलता जो है वो छात्रों में बढ़ाने का उद्देश्य है जी। और इसके अतिरिक्त हमारे पास पॉपुलेशन एजुकेशन सेल है जो पॉपुलेशन एजुकेशन पे काम करता है। इसको थोड़ा सा अगर मैं और स्पेसिफिकली बोलूं तो एडोलेसेंट एजुकेशन पे बात करता है। जो एडोलेसेंट हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रोल प्ले या फोक डांस जैसी एक थीम बेस्ड एक्टिविटीज करवा के एक मैसेज जो है किसी समसामयिक विषय पे देने का एक ये भी हमारी हर साल की एक रेगुलर एक्टिविटी रहती है। उसके अतिरिक्त हम कुछ ब्रोशर बना के या स्टूडेंट्स के बीच में कोई लेक्चर करके या सेमिनार करके जो है वो उनको जागरूक करते हैं, जो उनकी इस एज से संबंधित कुछ भी हम कहेंगे कि कंसर्न्स होते हैं उसके ऊपर उनको विद्यार्थियों को जागरूक किया जाता है और उनको लाइफ स्किल्स के बारे में भी जो है वो बताया जाता है जी। वैसे तो मैम आपने बता ही दिया कि क्या कुछ एक्टिविटीज़ SCRT करता है, लेकिन फिर भी और डेप्थ में आपसे जानना चाहेंगे जो हमारे शिक्षक होते हैं उनकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए और किस तरह के वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करवाई जाती है SCRT की ओर से। सर्विस टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारे रेगुलर हैं जो कि स्कूल लेक्चर्स के लिए हम करते हैं। उसके अतिरिक्त इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है हम असिस्टेंट प्रोफेसर्स, लाइब्रेरियंस और
टीजीटीज के लिए भी अभी हम कर रहे हैं। हाल ही में मॉड्यूल जो है वो एससीईआरटी द्वारा बनाया गया, जो न्यूली अपॉइंटेड टीजीटीज थे उनको ट्रेन करने के लिए, और मास्टर ट्रेनर हमारे द्वारा तैयार किए गए, जिन्होंने डाइट्स के माध्यम से जो है जिला स्तर पे फिर जो है वो टीजीज, जो न्यूली अपॉइंटेड टीजीटीज थे, उनकी इंडक्शन ट्रेनिंग करवाई है। उसके अतिरिक्त हम कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं, जो भी जैसे अभी आप जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत बहुत सारे बदलाव जो हैं वो शिक्षा के क्षेत्र में हुए हैं, तो उन सब को लेके जो बदलाव हैं, वो बदलता हुआ शिक्षा का जो परिदृश्य है उसको लेके जो है के जो विजन है, या एनसीएफ 2023 हमारा अब फील्ड में आ चुका है और इम्प्लीमेंट भी हो चुका है, जो कि 2 स्तरों पे है, एनसीएफ फॉर फाउंडेशन स्टेज एंड एनसीएफ फॉर स्कूल एजुकेशन। तो उसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या सेलिएंट फीचर्स हैं, उनको लेके जो है हम एक कैपेसिटी बिल्डिंग जो है वो टीचर्स की करते हैं। और उसके अतिरिक्त अभी नई पुस्तकें भी स्कूलों में आ रही हैं, एनसीईआरटी द्वारा डेवलप की जा रही है, और हमारे स्टेट जो है उनको अडॉप्ट या अडेप्ट करता है। और उसके ऊपर भी अभी हाल ही में हमने एक वर्कशॉप रखी थी, जिसमें टीचर्स को 3rd क्लास की बुक्स को लेके जो है वो रिव्यू, ओवरव्यू एंड रिव्यू जो है वो किया गया। तो इसी तरह के अन्य भी जो भी शिक्षा से संबंधित ऐसे सभी कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम की हमारी कोशिश रहती है, जो कि प्रेजेंट में जिस भी एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत जो है वो हमारी शिक्षा क्यों चल रही है, उस सभी के ऊपर जो टीचर्स हैं उनको उनकी अवेयरनेस या कैपेसिटी बिल्ड करना जो है वो एससीईआरटी का एक दायित्व रहता है। जी, एससीईआरटी कई तरह के इस तरह के वर्कशॉप्स आयोजित करवाता है, तो मैम इसके पीछे कुछ एक चैलेंजेस भी तो रहते होंगे? चैलेंजेस एज सच हमारे स्तर पे तो नहीं होते हैं, हाँ, लेकिन जो नॉमिनेशंस हमें स्कूल से आती हैं, कई बार शायद उनकी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स भी होती हैं, कुछ लोग इच्छुक नहीं होते हैं आने के लिए, तो कई बार क्या होता है कि जो हमारा टारगेट ग्रुप हम लेके चलते हैं, हमारा 50 और 60 का टारगेट हमारा रहता है, तो वो कभी कभी हमारा पूरा नहीं हो पाता है, या कभी कभी कई बार ऐसे वेदर कंडीशंस भी होती हैं, क्योंकि प्रदेश आपको पता है कि हमारी भौगोलिक परिस्थितियां जो है थोड़ी अलग तरह की हैं, जैसे कि कई बार किन्नौर, लाहौल स्पीति इत्यादि क्षेत्र हैं, वहाँ पे बर्फ पड़ जाती है, तो वहाँ से कई बार हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो पहुँच नहीं पाते हैं। उसके अतिरिक्त हमारे स्तर पे जो है हमारे लिए कोई इस तरह की कोई बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हमें कहें तो नहीं है, प्रदेश सरकार की तरफ से भी हमारा सहयोग बराबर है, तो उस तरह की चैलेंजेस हमें नहीं है। जी, तो मैम जैसे फिलहाल बतौर प्रिंसिपल आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं एससीईआरटी में, अपकमिंग प्लान्स क्या हैं आपके एससीईआरटी, और क्या कुछ स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए वर्कशॉप कंडक्ट करने? मैं अगर कंटिन्यू कर रही हूँ, मान लीजिए अगर अगले एकेडमिक ईयर्स में भी, तो कुछ तो मैं इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके मेरी प्लानिंग्स हैं कि मैं एससीईआरटी का जो है एक ओवरऑल, क्योंकि हम एक स्टेट इंस्टीट्यूट हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, तो मैं बहुत सारे सुधार करना चाह रही हूँ। जो हमारी एक न्यू बिल्डिंग है एससीईआरटी को अभी जो है हैंडओवर हुई है, उसमें भी मैं प्रोविजन करना चाह रही हूँ कि जो हमारी कैपेसिटी जो है ट्रेनिंग को लेके बढ़ाने की, उसके ऊपर काम करना है हमें। अपने जो हमारा एग्जिस्टिंग जो फैकल्टी है और हमारा स्टाफ है, उनके जो सीटिंग की जो फैसिलिटी है और उनके जो काम करने को लेके उनको इक्विपमेंट की अगर ज़रूरत है, या किसी भी तरह के सेल में जो हमारे विभिन्न सेल, जैसे मैंने आपको बताया, जो हमारे सीआरटी में फंक्शनल हैं, उनको किसी भी तरह की एडिशनल जो है मटेरियल की ज़रूरत है टू मेक इट मोर एफिशिएंट या मोर इफेक्टिव, वो मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी। और जो भी बजटरी प्रोविजन अगर हमारे पास है, उसके अतिरिक्त जो हमारी ट्रेनिंग्स हैं, जो हमारी एक तो रेगुलर ट्रेनिंग्स हमने प्लान की होती हैं, वो तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन कुछ जो है एडिशनल जो है इनोवेटिव जो है ट्रेनिंग्स जो है, मैं चाहूँगी कि हम अपने स्कूल के टीचर्स के साथ थोड़ी उनके साथ एक नीड असेसमेंट करके भी कुछ नई ट्रेनिंग जो है हम ऐड ऑन करना चाहेंगे। और शायद आपने मुझसे पूछा नहीं, लेकिन मैं ये भी बताना चाहूँगी, हमारी काउंसिल के द्वारा 2 बहुत महत्वपूर्ण स्कॉलरशिप एग्जाम जो हैं वो कंडक्ट किए जाते हैं, और उसकी फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो हम तैयार करके जो है स्कॉलरशिप के लिए जो है वो स्टूडेंट्स की लिस्ट तैयार करते हैं। तो एक तो हमारा 5वीं के स्तर पे है और एक हमारा 8वीं के स्तर पे है। तो एक का जो 5वीं के स्तर पे है उसका नाम है स्वर्ण जयंती मिडिल मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम,
और जो 8वीं के स्तर पे है वो नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम। जी, तो स्टूडेंट्स के लिए इस स्कॉलरशिप का बेनिफिट लेने के लिए एक क्राइटेरिया क्या है? डॉक्यूमेंटेशन किस तरह का है? जी, दोनों एग्जाम की बात या दोनों स्कॉलरशिप स्कीम्स की बात मैं अलग अलग करना चाहूंगी। जी। सबसे पहले हम लेते हैं स्वर्ण जयंती मिडिल मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम। जी। ये है 5वीं कक्षा में पढ़ रहे छात्रों के लिए और उस प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे होने चाहिए जी, जी। कि केवल मात्र सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए है। जी। क्योंकि सरकार का उद्देश्य भी इस योजना को लेके यह है कि जो हमारे स्कूल्स में एनरोलमेंट जो है वो कम हो रही है, उसको बढ़ावा देने के लिए या स्कूलों से ड्रॉप आउट को रोकने के लिए जो है ये प्रदेश सरकार ने वर्ष 2021 में जो हमारी ये बजट घोषणा के अंतर्गत जो थी ये स्कॉलरशिप स्कीम अनाउंस की गई थी, जिसको अमली जामा जो है वो SCRT द्वारा पहनाया गया था। इसकी पूरी जो प्लानिंग थी SCRT में की गई कि किस तरह से हम एग्जाम लेंगे, क्या प्रक्रिया रहेगी चयन की, जो 100 इसमें सर्वोत्तम मेरिट वाले बच्चे जो हैं 5वीं कक्षा से चुनने की प्रक्रिया है ये, और उन 100 बच्चों को जो है 3 वर्षों के लिए आगे स्कॉलरशिप जो है वो दी जाती है। 6ठी कक्षा में उनको 4,000 प्रति माह, 7वीं में उनको 5,000 प्रति माह और 8वीं में उनको 6,000 प्रति माह की दर से जो है उनको स्कॉलरशिप दी जाती है। तो क्योंकि स्कॉलरशिप की जो अमाउंट है वो काफी अच्छी है, तो ये काफी ल्यूक्रेटिव जो है वो स्टूडेंट्स के लिए एक स्कीम है और कॉम्पिटिटिव इसको बनाया गया है और 2 लेवल जो है इसको एग्जाम बनाया गया है। फर्स्ट लेवल को स्क्रूटनी कहा गया है, जिसमें एक जिले को एक कोटा दिया गया है उनके एनरोलमेंट के आधार पे, तो उससे 5 गुना बच्चे जो है वहां से छंटनी कर लिए जाते हैं, जो कि फिर अपीयर होते हैं सेकेंड स्टेज एग्जाम के लिए। और सेकेंड स्टेज एग्जाम भी हमने प्रदेश के कॉलेजेस में रखा है ताकि किसी भी तरह का कोई चीटिंग या कॉपिंग का केस जो है वो ना हो या किसी भी तरह का कोई फेवरेटिज्म भी ना हो बच्चों के लिए। तो इसके लिए हमने उसको बहुत फेयर रखने के लिए और फुल प्रूफ रखने के लिए ये जो एग्जामिनेशन सेंटर सेकेंड स्टेज के कॉलेजेस में रखे हैं, डिग्री कॉलेजेस में। और अभी तक हमारी जो स्कीम है वो बहुत अच्छे से चल रही है सभी के सहयोग से। डिपार्टमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का इसमें विशेष सहयोग और उनकी फंडिंग भी उन्हीं के थ्रू है हमारे पास स्टेट से, और सहयोग भी है पूरे डिपार्टमेंट का, चाहे वो हम बात करें डिप्टी डायरेक्टर लेवल की या ब्लॉक एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर के लेवल की या स्कूल टीचर्स की। तो सभी का सहयोग जो है एनरोलमेंट से लेके एग्जाम कंडक्ट करवाने तक जो है वो उनका सहयोग हमें रहता है। जी मैम, आपके अभी जवाब में से एक सवाल अभी और आएगा जहन में। अभी आपने सरकारी स्कूलों का जिक्र किया, NCERT SCRT समय समय पर कई तरह के ऐसे कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता है स्टूडेंट्स के हित में। उसके अलावा भी हमारे समाज में कई ऐसी चीज़ें देखी जाती है कि जहाँ पे अपने बच्चों को पढ़ाने की बात है तो वो सरकारी स्कूलों में ना अपने बच्चों को डालकर दूसरे स्कूलों में पढ़ाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इसके बारे में थोड़ा आपकी राय लेना चाहूँगा एज ए टीचर। जी, कहीं ना कहीं एक उसका विशेष कारण तो ये भी दिखता है कि हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो अंग्रेजी बोलें, तो एक अंग्रेजी माध्यम जो स्कूल हैं उनकी तरफ रुझान जो है एक समाज में रहता है। इस वजह से भले ही हमारे सरकारी स्कूल में कितने भी क्वालिफाइड और अच्छे टीचर ना हो और बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो, उसके बावजूद भी जो समाज में लोगों का थोड़ा सा एक रुझान है वो प्राइवेट स्कूल्स की तरफ है। तो अभी प्रदेश सरकार के, मैं आपके नॉलेज के लिए बताना चाहूंगी कि प्रदेश सरकार ने अभी एलिमेंट्री लेवल पे जो है वो इंग्लिश को एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लागू कर दिया गया है। अब प्रदेश के सरकारी स्कूलों में भी इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई करवाई जाएगी, तो जो कि एक बहुत विशेष सराहनीय कदम है। और क्योंकि हमारे जो सरकारी स्कूलों में टीचर्स हैं बहुत क्वालिफाइड टीचर्स होते हैं, प्रॉपर्ली ट्रेंड स्कूल टीचर्स होते हैं, तो हमारे स्कूलों में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर भी कमोबेश बहुत अच्छा है। सरकार निरंतर प्रयासरत रहती है। तो मेरा अनुरोध रहेगा समाज में लोगों से कि सिर्फ अगर आपका अंग्रेजी कंसर्न है तो सिर्फ उस वजह से ही आप प्राइवेट स्कूल की तरफ ना जाएं। सरकारी स्कूल जो हैं वो बहुत अच्छी आपके बच्चों की पढ़ाई करवा सकते हैं, बशर्ते
कि जो इनरोलमेंट है वो हमारे पास अच्छा आए, क्योंकि हमारे पास अगर सभी तरह के सामाजिक तबके से बच्चे आएंगे तो वो शिक्षा के स्तर को बढ़ाने में अपने आप जो है एक जो पीयर लर्निंग है और एक अच्छा मेरिटोरियस बच्चे सारे हमारे पास जब आते हैं विभिन्न सामाजिक स्तरों से, तो वो एक टीचर के लिए भी मोटिवेशन होता है और एक स्कूल के लिए भी बहुत एक वाइब्रेंट एटमॉस्फेयर जो है वो क्रिएट करता है जी। तो एनरोलमेंट अगर आती है तो निश्चय तौर पे हम अच्छा कार्य जो है वो करके दे ही रहे हैं और देंगे भी। तो मैम अंत में क्या कुछ मैसेज है आपका हमारे व्यूवर्स लिसनर्स के लिए? लिसनर्स में जो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे हम और अलग अलग लोगों के लिए शायद मेरा मैसेज अलग अलग रहेगा। शिक्षा के जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूं, विद्यार्थियों की बात करूं, तो मेरा उनसे आग्रह रहेगा कि वो अपने भविष्य के प्रति बहुत अच्छे से जो है अपनी प्लानिंग करें और अपनी ऊर्जा को जो है, अपनी एनर्जी को जो है वो व्यर्थ के कामों में ना वेस्ट करके फोकस होके अपने विभिन्न स्किल्स को डेवलप करें जी। वो शिक्षा से संबंधित हैं, खेलकूद से संबंधित हैं या सांस्कृतिक कार्यक्रमों में जो है वो भाग लेने से संबंधित है, उन सब चीज़ों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। लेकिन जो एक सोशल मीडिया एक बीमारी की तरह जो हमारे समाज में है या हम नशे की तरफ हमारे युवा जो हैं वो आकर्षित हो रहे हैं, उसके लिए मैं चाहूँगी कि हमारे युवा सचेत रहें, विशेषतया इन दो चीज़ों से बहुत बचें, नशा और जो सोशल मीडिया का दुरुपयोग। इसके अतिरिक्त अपने फ्यूचर को लेके, अपने भविष्य को लेके और अपने वर्तमान को जो है अच्छा बनाएं और अपनी ऊर्जा का, अपनी एनर्जी और अपनी जो मेंटल फैकल्टीज का बहुत अच्छा प्रयोग जो है वो अपने अध्यापकों और अपने माता पिता के जो है उनके मार्गदर्शन में करें। जी, बहुत शुक्रिया मैम। सो व्यूवर्स, ये थे हमारे साथ प्रिंसिपल SCERT डॉक्टर रजनी सांख्यान, जिन्होंने बहुत सी बातें बताई हमें SCERT के बारे में। आशा करते हैं कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया है। अगर आपके कोई सवाल हैं इस प्रोग्राम से जुड़े हुए तो ज़रूर आप हमें बताइएगा हमारे स्टूडियो के नंबर पर 9882662422 पर। बहरहाल के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।